आज के वीडियो में अर्धनारीश्वर का क्वेश्चन आंसर। भाई देखो, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, चैनल पे आके नहीं बोला कि ये दे दूंगा वो दे दूंगा और कुछ नहीं दिया। भाई आपको एक एक मटेरियल मैं आपको दूंगा, पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर दे दूंगा। बिल्कुल रिलैक्स रहो तुम, ठीक है। अर्धनारीश्वर हम लोग करने वाले हैं मेरे भाई, और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इसके लेखक के परिचय के बारे में आज संपूर्ण जानकारी करने वाले हैं। ध्यान से देखना। अर्धनारीश्वर के लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर, याद रहेगा नाम, रामधारी सिंह दिनकर। चलो, इनका जो जन्म था मेरे भाई, है ना, जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 में, और निधन हुआ था यानी कि मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 में। याद हो गया है ना अच्छे तरीके से? अरे भाई मुस्कुराओ मत, याद हो गया? चलो बहुत बढ़िया है। जन्म स्थान की बात करते हैं भाई, जन्म स्थान की बात करते हैं तो सिमरिया गांव नाम था, बेगूसराय जिला का नाम था और बिहार राज्य का नाम था। अच्छे से याद रखना, एक किसका नाम था? ग्राम का नाम था यानी गांव का। एक क्या है तुम्हारा? जिला है मेरे भाई, और ये बिहार क्या है? यह एक राज्य है। अब उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो मैंने ये चीज़ें आपको 2-3 चीज़ें बता दी, लेखक का नाम बता दिया, जन्म बता दिया, मृत्यु बता दिया, और जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान बता दिया मेरे भाई। देख रहे हो, गर्मी से बिल्कुल भी हालत एकदम ख़राब है, ठीक है। चलो, पिता के नाम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पिता का नाम था रवि सिंह, है ना। रामधारी सिंह के पिताजी का क्या नाम था? रवि सिंह। और माता जी का क्या नाम था? मनरूपा देवी। याद रहेगा मेरे भाई, पापा के नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूपा देवी, है ना। और आगे अगर आपको मैं दिखाऊं तो पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। पत्नी का क्या नाम था? श्यामवती देवी, ठीक है। चलो क्लियर है, आपको पत्नी का नाम दिख रहा होगा, श्यामवती देवी। तो बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें कराऊंगा, हर एक चीज़ को याद कराते हुए चलूँगा, ठीक है। ये जो आप पत्नी वाली वाइफ देख रहे हो मतलब पत्नी आगे भाई समझ रहे हो, समझदार हो तुम सब। शिक्षा के बारे में बात करते हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करते हैं, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। तो प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास हुआ था, यानी शुरुआती दौर का जो पढ़ाई था इनका, बचपन का जो पढ़ाई था वो गांव में हुआ था और उसके आसपास हुआ था। तो याद रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो यहाँ से कैसा भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तुमसे तो तुम बता दोगे ना मेरे भाई। चलो आगे देखो, 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक करा था। मैट्रिक का एग्ज़ाम कब दिया था मेरे भाई? 1928 में। क्लियर है? चलो आगे देखो, 1932 में पटना कॉलेज से इन्होंने बीए करा था। कब करा था? 1932 में पटना कॉलेज से बीए करा था, याद रख लेना। 1932 में इन्होंने कौन सी पढ़ाई करी थी? बीए की पढ़ाई कंप्लीट करी थी। चलो, और जो ऑनर्स था ना बीए में, वो इतिहास था, ये भी पॉइंट याद रखना। ऑनर्स क्या था बीए में? इतिहास था। वृत्तियाँ के बारे में हम लोग बात करते हैं। वृत्ति समझते हो ना मेरे भाई? तो वृत्ति में देखो कि क्या क्या के रूप में काम किए थे, कार्यरत थे, ठीक है। प्रधानाध्यापक एचई स्कूल में थे, है ना, प्रधानाध्यापक थे एचई स्कूल जो कि बरबीघा में था। सब रजिस्ट्रार के रूप में भी काम किया था, और सब डायरेक्टर जनसंपर्क के विभाग, यानी इन सब पदों पे भी उन्होंने काम किया था। विभाग एवं बिहार के विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे, यानी बिहार के विश्वविद्यालय में क्या थे मेरे भाई? हिंदी के प्रोफेसर के रूप में काम किया था। भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति थे। कहाँ के? भागलपुर के विश्वविद्यालय में उपकुलपति के रूप में काम किए थे, और हिंदी के सलाहकार के रूप में भी ये कार्यरत थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो मैंने वृत्तियाँ के अंदर बताई, जो मैंने शिक्षा बताया, और उधर मैंने मम्मी पापा और पत्नी और जन्म और मृत्यु बताया था। पत्नी का नाम श्यामवती देवी, माता का नाम मनरूपा देवी, पिता का नाम रवि। अरे यार, एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? चलो, शिक्षा भी आपने जान लिया, वृत्ति भी आपने अच्छे तरीके से जान लिया, है ना। आगे बढ़ते हो, और साहित्यिक अभिरुचि के अंदर हम लोग बात करते हैं कि इनका जो इंटरेस्ट था वो किस चीज़ में ज़्यादा था। 1925 में छात्र सरोवर में पहली कविता प्रकाशित। 1925 में, याद रखना ईस्वी में, 1925 ईस्वी में छात्र सरोवर नाम से एक इन्होंने कविता प्रकाशित करी थी, यानी एक कविता इन्होंने छापकर निकाल दिया था, सोचो, ठीक है। आगे देश जो था ना, देश नाम का वो पटना में, प्रकाश नाम का जो कविता था बेगूसराय में, और प्रतिमा नाम का जो था वो कन्नौज में निकाला था, ठीक है। छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित कर दी थी जब उनका उम्र कितना था? 21 साल।
सोचो, जब इनका उम्र 21 साल का था तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पब्लिश करा दी थी, छपवाई करा दी थी, है ना। 21 की अवस्था में पहली कविता जो कि थी प्रणभंग। प्रणभंग कब मेरे भाई, जब ये 21 के एज में थे, 21 साल के जब हुए थे रमधारी सिंह दिनकर, ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया था मेरे भाई, निकाल दिया था एक, है ना, प्रणभंग कविता सबसे पहली बार। राइट, क्लियर है, क्लियर हो गया होगा। कृतिया के ऊपर हम लोग बात करें तो कृतिया में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना। अगर हिंदी का कोर्स पूरा चाहिए तो 199 रुपये में अपना MK ऐप पर है, पहले बता देता हूँ, मात्र 199 में पूरा ग्रामर, पूरा बुक, हर चीज़, सब चैप्टर का PDF, ग्रामर का मतलब PDF। अरे 99 नंबर तो हिला दोगे बाबू, समझ रहे हो, सिर्फ 199, यानी कि एक दिन का 1 रुपया भी नहीं लगेगा तुम्हारा। कृतिया के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रमुख है काव्य कृतिया के बारे में हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये अपना MK ऐप है, आधा लिख दिया, चलो अपना MK याद रखना। प्रणभंग 1970 में, रेणुका 1935 में निकाला था, हुंकार 1938 में, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मि रथी 1952 में, और नील कुसुम जो था मेरे भाई 1954 में। क्लियर रहा है। उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, और कोमलता और कवित्य 1964 में, और हारे को हरिनाम 1970 में आदि। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला हाईलाइट कर देता हूँ। ये प्रणभंग एगो है, एक उर्वशी है, एक रसवंती है, ठीक है, और एक और कहाँ है, हारे को हरिनाम, यहाँ पर हारे को हरिनाम 1970 में। तो ये जो मैंने ग्रीन वाला 4 को किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक हुंकार वाला भी पूछ देता है, तो ये हुंकार वाला याद रखना 1938 में। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। बोला था ना एक एक पॉइंट को बेसिक तरीके से क्लियर करूंगा, ठीक है। आपका भाई है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, 12th में मचा दोगे, है ना। ऐसा चैनल कहीं नहीं मिलेगा जैसा मैं आपको कंटेंट क्रिएट करके दे दूंगा। पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात करते हैं कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार यानी सम्मान मिला था मेरे भाई, तो अच्छे तरीके से सुनना, ठीक है। हैंडसम लग रहा हूँ कमेंट में नहीं, छोड़ो यार क्या तुम सब, चलो वो सब नहीं ध्यान देनी है, पढ़ाई पे ध्यान देनी है। अरे यार माँ बाप का नाम रोशन करना है। पैसे कहाँ से आते हैं तुम्हें पता है ना मेरे भाई, वही बात है। हर चीज़ करो ना यार, मस्ती मजाक ज़रूरी है लाइफ में, बट पढ़ाई भी ज़रूरी है। रोज़ 1.5 घंटा 2 घंटा पर नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। एग्ज़ाम टाइम आ जाए तो भाई 3 से 4 घंटे, और 1 महीना टाइम बची तो 6 से 8 घंटे, बस याद रखना। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी मिला था, यानी संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये अच्छे से याद रख लेना। उर्वशी जब इन्होंने लिखा था मेरे भाई तो उसके लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है, क्लियर है। और ये किसके द्वारा मिला था, राज्यसभा के संसद के द्वारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर आप सुनोगे भी तो चीज़ें याद हो जाएंगी, वीडियो को दोबारा देख लेना, क्या दिक्कत है। पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित राष्ट्र कवि के रूप में ये सम्मानित हुए थे, यानी राष्ट्र कवि इनको कहा जाने लगा था। और पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिला था, 3 अवार्ड मिला था। पहला मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड, दूसरा भारतीय ज्ञानपीठ, और तीसरा पद्म भूषण, ठीक है। पद्म भूषण किसके लिए मिला था, इन्होंने बहुत सारे अलंकार लिखे थे, उसके लिए इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला था। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे सारांश से जो कि मैं आगे आपको बता दूंगा, क्लियर है। सारी चीज़ें लाइन से हम लोग कर रहे हैं ना, एक एक पॉइंट को कभी छोड़ा है हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके देखो ना मेरे भाई, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ा है। चलो मैं एक बार इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से मतलब जो इंट्रोडक्शन है इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अर्धनारीश्वर चैप्टर है, रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। जन्म इनका हुआ था 23 सितंबर 1908 को, मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को। मेरे साथ बोलो, सिमरिया बेगूसराय बिहार के अंदर इनका जो था जन्म स्थान था, ठीक है। पिता का नाम रवि सिंह था, माता का नाम मनरूपा देवी था, पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। क्लियर है। चलो आगे शिक्षा के बारे में जाना कि प्रारंभिक शिक्षा गांव पे हुआ था और उसके आसपास में हुआ था। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक का परीक्षा दिया था। 1932 में इंटर किया, मतलब MBA किया था, सॉरी, ऑनर्स इस इतिहास था। क्लियर है। ये सारी चीज़ें कराई, वृत्तियाँ हमने कराया आपको, ये साहित्यिक अभिरुचि हमने कराया, फिर कृतियाँ कराया कि कौन सी ईस्वी में कब कब छपवाया गया था, फिर पुरस्कार बताया कि 3 पुरस्कार मिला था। कौन कौन पुरस्कार बताया, साहित्य अकादमी पुरस्कार बताया था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। उर्वशी बताया था मेरे भाई, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला था। और एक और हमने बताया था पद्म भूषण इनको मिला था, है ना, बहुत सारे अलंकारों के लिए। तो बहुत सारे अलंकारों से सम्मानित किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर अलंकारों है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो बिल्कुल क्लियर है, अच्छे तरीके से
थैंक यू वेरी मच, मजा सकते हो, मैंने रिकॉल करा दिया, मैंने प्रैक्टिस करा दिया। सो आगे हम लोग करेंगे सारांश। क्लियर है? चलो सारांश हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको अच्छे तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। प्रस्तुत पंक्ति अर्धनारीश्वर पाठ के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। यानी कि ध्यान से सुनना, ये जो आपका पंक्ति है और रामधारी सिंह के द्वारा जो लिखा गया है अर्धनारीश्वर, उस चैप्टर से लिया गया है। आप अपने लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हो, अगर आपको पता रहेगा मेरे भाई कि कैसे करना है, कैसे लिखना है। एक्चुअली में कॉमेडी नहीं करनी पढ़ाई के अंदर, जोश में आके मैं बोल दूंगा आपको सीख लेना है, वैसा वैसा कुछ भी सीन नहीं है। प्रैक्टिकली सोचना है, प्रैक्टिकली समझना है कि चीज़ें हमें कैसे लिखनी है। तो पहला लाइन तो हमेशा कोई भी चैप्टर का सारांश आप लिख रहे हो इस तरह से लिखोगे, चैप्टर का नाम और लेखक का नाम। क्लियर है ना? चलो आगे हम लोग बात करते हैं कि देखो रामधारी सिंह दिनकर जो थे लेखक थे, तो इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था। दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। क्लियर है? जब आप पूरे हिंदी सुन लोगे ना चैप्टर का, मजे तरीके से आप बता दोगे। तो क्लियर है मेरे भाई कि इनका जन्म कब हुआ था? सिमरिया गांव में हुआ था। फिर इन्हें क्या कहा जाता था? राष्ट्र कवि कहा जाता था। जब सवाल पूछ के आप सारांश करना स्टार्ट करते हो तो बिल्कुल क्लियर होता है। ये 4 लाइन आपको याद हो गया होगा, इसे मैं छुपा देता हूँ। क्लियर है? चलो आगे देखो ध्यान से। अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती के कल्पित रूप का वर्णन किया गया है। यानी ये जो अर्धनारीश्वर चैप्टर है, इसमें आधा स्त्री और आधा पुरुष के बारे में बताया गया है कि उन दोनों का अंग मिलाकर एक अंग बनता है, जिसे अर्धनारीश्वर बोलते हैं। जैसे शंकर जी और पार्वती का आपने कहूँ फोटो देखा होगा, ठीक है मेरे भाई, उसी तरह से, जिसमें आधा अंग पुरुष का होता है और आधा अंग स्त्री का होता है। एक ही मूर्ति की 2 आंखें और एक ममतामयी और एक विकराल। यानी कि कहने का मतलब है कि एक शरीर में 2 आंखें, एक स्त्री की एक पुरुष की, एक विकराल है यानी कि गुस्से वाला है आदमी का, और एक ममतामयी आंख है जो कि माता का है, माई का है। समझ रहे हो मेरे भाई? क्लियर है? एक ही मूर्ति के 2 भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए तो दूसरी में चूड़ियाँ ही मूर्ति के 2 पाँव। यानी कह रहे हैं कि अगर एक मूर्ति में 2 भुजाएं हैं तो एक में चूड़िया है तो एक में खड़ग उड़ग है, जिसे चक्र उक्र है, वो सब बना के लिख सकते हो आप। एक जारीदार साड़ी से ढका हुआ है तो दूसरी बाघ अंबर से। यानी एक तरफ साड़ी पहनी हुई है पार्वती माता, तो एक तरफ बाघ के छाल पहने हुए हैं शंकर बाबा। क्लियर है मेरे भाई? तो इस तरह से आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ रही होंगी। ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा मैंने बना रखा है कि आप 100 वर्ड लिख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, 5 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी पता चलता है ना। यानी कि जब अर्धनारीश्वर को आप कल्पित रूप से देखोगे, कल्पना करके देखोगे, तो इस बात का पता चलता है कि नर नारी पूरी तरह से समान है। यानी कि नर और नारी, यानी कि एक स्त्री और एक पुरुष दोनों आपस में समान है, कोई भेदभाव नहीं है। साथ ही साथ का गुण आए तो उनकी मर्यादा हीन नहीं होती है। यानी एक दूसरे का गुण आ जाए दोनों के अंदर तो उनकी मर्यादा हीन नहीं होती है मेरे भाई, है ना। नारी समझती है कि पुरुष के गुण आ जाने से घबराता है ना। आगे लेखक कहते हैं कि पराधीनता उस समय आरंभ हुई जब कृषि का विकास हुआ। जब इंसान खेती करने लगा तब उस समय कुछ विकास हुआ। कृषि के विकास से नारी घर में और नर खेतों में रहने लगे। यानी कि जब से खेती स्टार्ट हो गया तब से नर यानी पुरुष लोग बाहर रहने लगे खेत में, और नारी कहाँ रहने लगी? घर में। यही दौर था जिस समय से नारियों की पराधीनता आरंभ हो गई। यानी कि नारी की जो पराधीनता है वो क्या हो गई मेरे भाई? आरंभ हो गई कि पुरुष बाहर रहने लगे और नारी घर में रहने लगी। तो इस तरह से नारी और नर को अलग बांट दिया गया था। आज क्वेश्चन कराऊंगा तो बैक टू बैक आप लोगों को सारे चैप्टर्स मिल रहे हैं, लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें मिल रही है। तो इसका मैंने सारांश करा दिया था और लेखक का पूरा परिचय ऑब्जेक्टिव करा दिया था। और इस प्रश्न उत्तर के बाद आपके 30 से 35 ऑब्जेक्टिव आएंगे जो कि इस चैप्टर से पूरे के पूरे निचोड़ है मेरे भाई। पहला सवाल आपका कह रहा है और हम लोग बारीकी से सवाल को करेंगे, राइट। तो पहला सवाल आपका कह रहा है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत ही संभव था कि महाभारत नहीं मचता। के इस कथन से क्या सहमत हैं? अपना पक्ष रखना है। यानी लेखक का कहना है कि अगर जो महाभारत था वो दुर्योधन और कृष्ण भगवान के बीच में वार्तालाप यानी बातचीत ना होकर कुंती और गांधारी के बीच में हुई होती तो यह महाभारत नहीं होता। यानी स्त्री के बीच में अगर बात हुई होती तो यह महाभारत नहीं मचता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हम लोग सहमत है या नहीं सहमत है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर ध्यान से देखिएगा।
लेखक का कहना है कि पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि रक्त के युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे यह दाया नहीं आ रहता है कि रक्त के पीछे जितना सिंदूर बहने वाला है उनका क्या होगा। यानी पुरुष लड़ने में इतना विवश है ना, युद्ध करने में इतना मजबूर हो चुका है कि उसे ध्यान नहीं है कि मेरी पत्नी का क्या होगा, सिंदूर वालियों का क्या होगा, और ना ही सिंदूर वालियों की इसकी फिक्र है और ना ही तो उन जगहों पर उनकी राय खुलती है। यानी कि स्त्री लोगों को भी टेंशन नहीं है कि मेरे पति को क्या होगा, ना उस पर राय कर रही है, ना उस पर विचार कर रही है। सिंदूर पर आफत आने की आशंका पर इस आधार पर लेखक के मन में यह अभ्यास होता है कि अगर कौरव की सभा में संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच में ना होकर कुंती और गांधारी के बीच में होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। यानी कि जो महाभारत का युद्ध है, अगर कुंती और गांधारी के बीच में बातचीत हो जाता, संधि हो जाती, तो ये महाभारत नहीं मचता। ये किसका राय है? ये लेखक का कहना है मेरे भाई। क्लियर है ना? चलो अगला सवाल है दूसरा नंबर का, ध्यान से देखना। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है ना। यानी अर्धनारीश्वर के बारे में क्यों कल्पना करी गई है, आधा पुरुष और आधा स्त्री का जो अंग है उसके बारे में कल्पना क्यों की गई है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। यह कल्पना शंकर और पार्वती के बीच पूर्ण रूप से सम्मान्य है एवं उनके एक गुण के दोष के नहीं हो सकते। यानी कह रहा है कि एक के जो गुण है ना वो दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात नर में नारी के गुण आ जाए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती है। यानी कि नर में नारी का गुण आ जाए, यानी कि पुरुष में एक स्त्री का गुण आ जाए तो उनकी मर्यादा ही नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है, यानी कि उनमें और बढ़ोतरी होती है। क्लियर है मेरे भाई? तो देखो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं बहुत आसान आसान मैंने बना रखा, और इसमें एक छोटा सा और पॉइंट है, ध्यान से देख लो। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज दिखाई नहीं देता है। यानी कि पुरुष और स्त्री आजकल मिल के नहीं रहते, एक का अंश दूसरे में दिखाई नहीं देता है। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से नारीत्व में कमी आएगी। यानी कि नारी एक स्त्री एक लड़की से सोचती है अगर मैं एक लड़का के गुण को ले लूँगी, उसके चीज़ों को सीखूंगी तो मेरे में कमी आ जाएगी। ईश्वर पुरुष नारी के गुणों को अपनाने से घबराता है। ऐसा लगता है कि पुरुष और नारी के गुणों का बंटवारा हो गया है और इस विभाजन के रेखा को लांघने में पुरुष नारी दोनों भी मतलब लगता है। तो दोनों को इस रेखा को लांघने में अब डर लगता है। पुरुष स्त्री का चाहता है ना, स्त्री पुरुष का गुण चाहती है। यानी कि गुण मतलब कि उसके चीज़ों को अपनाना, है ना। तो दोनों अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब दुनिया हो गई है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि 3 नंबर का सवाल है मेरे भाई, ध्यान से देखना। रविंद्रनाथ प्रसाद और रामचंद्र चिंतन से दिनकर जी क्यों असंतुष्ट हैं। यानी कि है ना, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर जी क्यों असंतुष्ट हैं, यानी कि चिंता से। इंद्र के अनुसार नारी की सार्थकता जो है उसकी गरिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। यानी कि एक नारी जो है ना वो गरिमा में रहे, वो आकर्षण बना कर रखे, मतलब अच्छे से रहे, साफ सुथरे रहे। केवल पृथ्वी की शोभा कवि आलोक केवल प्रेमी की प्रतिभा बनाने हैं, है ना। कहता है कवि कि जो केवल प्रेमी है ना वो प्रतिभा बना के रखेगा। कर्म कृति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्यों करेगी ये सारे काम, है ना। तो प्रसाद जी के अनुसार बड़ा वह नारी है जिसने पुरुष के, क्या कह रहे हैं कि प्रसाद जी के अनुसार बड़ा ही वह नारी है जिसने पुरुष के गुण सीखे हैं, तो ये बड़ी नारी होती हैं। तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी के पुरुषों के क्षेत्र में अलग रखना चाहिए। यानी कि नारी को पुरुषों के क्षेत्र में, मेरे भाई किसके क्षेत्र में, पुरुषों के क्षेत्र में अलग रखना चाहिए, ठीक है। आगे थोड़ा सा और है, इसमें देख लो प्रेमचंद्र जी क्या कहते हैं। प्रेमचंद के अनुसार पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। ये बात कौन कहता है? प्रेमचंद जी के अनुसार क्या है, पुरुष जब नारी के गुण सीखता है तो वो देवता बन जाता है। पुरुष जब नारी के, यानी लड़का एक लड़की के गुण सीखेगा तो देवता बन जाएगा, बट एक लड़की एक लड़के का सारा चीज़ अपनाएगी, उसके गुण को सीखेगी तो राक्षसी बन जाएगी। ये बात कौन कहता है? प्रेमचंद जी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे भाई, ठीक है। आप देखो यार, पढ़ाई कर रहे हो ना, बेहतर तरीके से पढ़ाई करो। माँ बाप आपके लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरे भाई, तो आपका काम है पढ़ना। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो ध्यान से देखो,
जिन पुरुषों ने जीवन में आनंद पाने की इच्छा से नारी को गले लगाया है, यानी आनंद के लिए केवल नारी को गले लगाया है, उन्हें प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवृत्ति मार्ग, यानी नारी को अपनाने वाला इंसान, है ना, उसमें मस्ती ढूंढने वाला इंसान, उसमें इंजॉय ढूंढने वाला इंसान को प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। निवृत्ति मार्ग वे हैं जिन्होंने अपने नारी को अपने जीवन से परे ढकेल दिया हो, यानी कि उनके जीवन में नारी का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उन्हें नारी सुख की कोई कामना नहीं, यानी कि वो नारी से कोई सुख नहीं चाहते। इसके लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है तथा व्यक्तिगत मुक्ति की खोज को ही जीवन का सबसे बड़ा ध्येय माना है। तो उन्होंने क्या कहा मेरे भाई कि मेरे को नारी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही सीखूं, सन्यासी बन जाते हैं, वैग बन जाते हैं, है ना। तो इस तरह से तो प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है और निवृत्ति मार्ग क्या होता है, दोनों आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ये तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग 5 नंबर के सवाल करेंगे। 5 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था ना, वह सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, यानी कि बहुत आगे, 100 साल, 200 साल, हजारों साल तक चलने वाला था, किंतु वह अब 5 वर्षों तक ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का जो अधिकार है ना, वो दे दिया है। यानी जो मैंने नियम बनाया था वो बहुत दिन चलता, लेकिन मैंने नारी को अधिकार दे दिया है भिक्षुणी होने का, तो ये नियम मात्र 5 साल ही चलेगा। क्लियर है? अगला सवाल है जो कि 6 नंबर का सवाल है कि स्त्री को, सवाल क्या है कि स्त्री को एहरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? तो इसका आंसर ध्यान से सुनिए। स्त्री को एहरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मानसा नारी की अवहेलना करके खुद श्रेष्ठ साबित करने की है। यानी कि एक पुरुष चाहता है ना स्त्री के बारे में बुराई, नागिन, जादूगरनी कह के वो अपना हक जताना चाहता है दुनिया के ऊपर कि मैं अच्छा हूँ। ऐसा करने से पुरुष को अपनी दुर्बलता को छिपाने तक कल्पित श्रेष्ठता को दुलारने में सहायता मिलती है। यानी क्या करता है पुरुष, अपने आप को हेवी दिखाता है किसी के सामने, अच्छा दिखाता है, ठीक ना। ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि नारी आदरणीय तथा श्रद्धा के योग्य होती है, यानी पूजने योग्य होती हैं। समाज में उसका भी बराबर का स्थान है, इसलिए नारी को ऐसी निष्कृष्ट उपाधियों से विदूषित करना पूर्णतः गलत है। ठीक है, तो नारी को ऐसा वैसा नहीं बोलना चाहिए, पूजनीय होती हैं, है ना, श्रेष्ठनीय न होती हैं, श्रेष्ठ माना जाता है नारी को, उच्च अधिकार दिए जाते हैं। मेरे भाई, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई थी? नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई थी? तो इसका आंसर सुनिएगा। जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो पुरुष बाहर रहने लगा, कृषि का, सॉरी यहाँ पर कृषि यानी कि खेती का, तो रहने लगा, और नारी घर में रहने लगी। यहाँ से जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई। घर जीवन सीमित तथा बाहर का जिंदगी निस्मित हो गया। छोटी सी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधीन हो गई, होती चली गई। यहीं से नारी की पराधीनता का आरंभ हो गया। यानी कि एक पुरुष नारी के साथ अब नहीं रहने लगा, रात में खलियान में जाके रहने लगा, खेती करने लगा। तो जब से कृषि का जो उत्पत्ति आया, जब से खेती होने लगा, तो नारी घर में रहने लगी और नर जो था वो, यानी कि पुरुष जो था वो कहाँ रहने लगा? खेतों में, खलिहानों में। प्रसंग स्पष्ट करना है। पहला सवाल है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। यानी पत्नी अपने पति को एक वृक्ष की तरह, एक लता की तरह देखती है। तो मेरे भाई इसका आंसर सुनो, बहुत मज़ा आएगा। अच्छे तरीके से यार हर चीज़ याद करो। जब मैं चीज़ें करा रहा हूँ तो फोकस आपका यही होना चाहिए, पढ़ाई के ऊपर। प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। इस पंक्ति में लेखक यह स्पष्ट करता है कि पुरुष के अधीन होने के कारण नारी स्वयं को काफ़ी कमज़ोर तथा पुरुष पर आश्रित मानने लगी है। यानी कि एक नारी जो है, एक औरत जो है, खुद को पति पे आश्रित मानने लगी है, खुद को कमज़ोर साबित करने लगी है, मानने लगी है। यही कारण है कि हर पत्नी अपने पति को उसी प्रकार से देखती है जिस प्रकार से एक लता एक वृक्ष को देखती है। अर्थात जिस प्रकार एक लता एक वृक्ष के अधीन रहकर ही फलती फूलती है, उसी प्रकार एक स्त्री भी स्वयं को पुरुष के अधीन मानती है। यानी कि जो भी होगा वो सब पुरुष करेगा, घर चलाएगा पुरुष चलाएगा, मेरे को जो सामान देगा मुझे बस उसी में संतुष्ट रहना है। तो स्त्री वही सोचती है, जैसे एक लता वृक्ष से आशा लगा कर रखता है। समझ में आ गया ना? क्लियर है। इसमें ख नंबर का सवाल है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है। यानी कि जिस पुरुष में नारी का अंश ही नहीं है वो पुरुष अपूर्ण है, अधूरा है।
प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर से लिया गया है। यहाँ लेखक नारी के कुछ गुण पुरुष में होने की बात करता है। वह कहना चाहता है कि पुरुष में भी दया, ममता और सहनशीलता, सहनगुणता के गुण होने चाहिए। जिस पुरुष में ये नारीत्व के गुण नहीं है वह अधूरा है। ये पुरुष के पौरुष को घटाते नहीं बल्कि उसे पूर्णता प्रदान करते हैं। तो अगर एक पुरुष में नारी का गुण रहेगा तो पुरुष और आगे बढ़ेगा अपनी ज़िंदगी में, पूर्णता हो जाएगा। वरना नारी का अगर गुण एक पुरुष में नहीं है तो क्या है, अधूरा है। क्लियर है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र होता है। कैसे? तो इसका आंसर सुनिएगा। लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार नर और नारी एक सामान्य है, यानी बराबर हैं। दोनों का जीवन उद्देश्य भी एक है। नारी केवल नर को रिझाने या उसे प्रेरणा देने के निमित्त मात्र नहीं है। यानी कि जो एक स्त्री है ना, वो पुरुष का सिर्फ मन बहलाने के लिए नहीं है, उसके मन रखने के लिए नहीं है, उसे संतुष्ट करने के लिए नहीं है। जीवन यज्ञ में नारी का भी अपना हिस्सा होता है। जो जीवन चल रहा है इसमें नारी का भी एक हिस्सा होता है, तथा वह हिस्सा सीमित नहीं है। दोनों के कर्म क्षेत्र समान नहीं है, यानी कि काम करने के तरीके अलग अलग हैं। जिस प्रकार अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए, है ना, मनमानो विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर देता है, नारी को भी वही अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जैसे नर कुछ भी कर सकता है, अपने लिए कुछ भी बनाता है, नियम कुछ भी करता है ना। तो उस तरह से आगे मेरा भाई ऑब्जेक्टिव है। तो नर को जैसे अधिकार है ना, नारी को भी ऐसे अधिकार होने चाहिए हर चीज़ करने के लिए, हर चीज़ को समझने के लिए। समझ रहे हो मेरे भाई? तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है, इसमें शंकर और पार्वती को लेकर बताया गया है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे। इधर उधर की बातों में नहीं आना है, आराम से सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं एंड बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध रखता है? निबंध, कहानी, एकांकी या व्यंग्य? 4 गो है तुम्हारे पास ऑप्शन, बताओ फटाक से। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध रखता है? तो निबंध ले। अर्धनारीश्वर कहाँ से संबंध रखता है? निबंध ले। सब्जेक्ट याद रख लेना, संबंध। ठीक है। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे मेरे भाई, काफ़ी बेहतर तरीके से। ठीक ना, मैं बोलूँगा, टेंशन मत लो, मैं रिवीजन भी कराऊंगा आपका, बिल्कुल भी रिलैक्स रहो। इस पाठ के लेखक कौन है? यानी अर्धनारीश्वर जो आपका चैप्टर है मेरे भाई, है ना, अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम बताना है। अरे यार, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, इसका कोई ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं दूंगा मैं। देखो, माँ बाप पैसे दे रहे हैं, पढ़ाई करनी है, बेहतर नंबर लेकर आना है, नाम रोशन करना, उनका अपना भी नाम रोशन होगा, पड़ोसी वाले को मिठाई खिलाना है। देख, तेरे से ज़्यादा लाए हैं हमने। ठीक है। तो हर चीज़ को इतने बारीकी तरीके से करेंगे। दिनकर जी का जन्म मेरे भाई बिहार के किस जिले में हुआ था? जिला का नाम पूछ रहा है। किसका नाम? जिला का नाम। समस्तीपुर या बेगूसराय? मैं आपके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन रख रहा हूँ, समस्तीपुर या बेगूसराय। फटाक से आंसर बताओ, समस्तीपुर या बेगूसराय मेरे भाई? तो बेगूसराय में। कहाँ पर? बेगूसराय में। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बेगूसराय। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, बेगूसराय। याद रखना, बेगूसराय जिला। ठीक है। अगला सवाल है जो कि 4 नंबर का सवाल है और फटाक से इसका आंसर देना है। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? किस गुण का समन्वय है? क्वेश्चन पे ज़्यादा पकड़ बना के रखना है ना। नारी और पुरुष दोनों का। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी नंबर। अर्धनारीश्वर यानी आधा नर और आधा नारी, आधा नर और आधा नारी। ठीक है, क्लियर है? आधा नर और आधा नारी। अरे यार, हिंदी देख रहे हो, इंग्लिश भी देखो ना, सबका प्लेलिस्ट बना रखा है। फिर प्लेलिस्ट में जाओ, सबका देखो, एक क्लिक सब वीडियोस मिल जाएगा चैप्टर का। दिनकर जी का पहला काव्य पुस्तक कौन सा है? पहला काव्य पुस्तक पूछा है मेरे भाई, मेरे भाई पहला काव्य पुस्तक पूछा है। कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती या प्रणभंग? 5 ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो उन्होंने लिखा था मेरे भाई प्रणभंग, जो कि पहली काव्य पुस्तक थी। याद रख लेना, प्रणभंग पहली काव्य पुस्तक थी। क्या थी? पहली काव्य पुस्तक थी। कौन सी? प्रणभंग मेरे भाई। और अगला सवाल है 6 नंबर का सवाल, आप फटाक से आंसर बताओगे। मुझे लगता है आप कभी भी हारने वाले हो नहीं। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का रूप है, तो जो किस प्रकार का रूप है बताना है। शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, कल्पित, आधा आधा अंग दोनों का है मेरे भाई। तो कैसा? कल्पित रूप है। कैसा है? कल्पित रूप है। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो अगला सवाल है जो कि 7 नंबर का सवाल है आपका, ध्यान से आपको बताना है। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? डेट
23 सितंबर 1908, 22 दिसंबर 1912। चलो दो को ही में बता दो मेरे भाई, दो ऑप्शन ए और बी में कौन सा सही हो जाएगा? ए बी में ए नंबर 23 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ था मेरे भाई, 23 सितंबर 1908 में। याद हो गया होगा। आगे बढ़ें, एक एक चीज़ को बारीकी तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक ना। अगला नंबर का तुम्हारा सवाल है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? 4 पत्रिका का नाम है, छात्र सौदा, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र और इनमें से कोई भी नहीं। तो 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो तुम्हारा ए हो जाएगा। छात्र सहोदर में इनकी जो पत्रिका थी ना वो प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित यानी होता है पब्लिश यानी कि छपाई हुई थी। क्लियर है मेरे भाई, यहीं पर छपाई होकर निकली थी। तो अच्छे से नाम याद कर लेना। और अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 9 नंबर का सवाल है आपका। तो 9 नंबर का सवाल है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति? देखो, शुद्ध कविता की खोज, हाँ ये तो अब ये तो लिखा हुआ है। चलो अब इधर कोई ऑप्शन नहीं यार, कोई नहीं लिखा हुआ है। चलो कोई नहीं लिखा गया है तो आपको पता चल गया कौन सा लिखा हुआ है। ऑप्शन पे गौर करो मेरे भाई, आप मेरे भाई हो ना, मैं आपका भाई हूँ ना। बेहतर तैयारी करेंगे ना, मज़े से पढ़ाई करेंगे, पढ़ेंगे ना एग्ज़ाम में, शपथ दो मेरे को। अरे कसम खा लो यार। संस्कृति की 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति की 4 अध्याय किसकी कृति है, यानी कि किसने लिखा है आपको बताना है। तो चैप्टर रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं ऑफकोर्स इसका जो राइट आंसर होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आचार्य सीतारमण चतुर्वेदी। यही तो कन्फ्यूजन कर देते हो ना यार। संस्कृति के 4 अध्याय आचार्य सीतारमण चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। तो ऐसे कन्फ्यूजन में मत रहना कि हम लोग चैप्टर कर रहे हैं तो वही हो जाएगा। नहीं भाई नहीं। अगला देखो, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है, पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है। क्लियर है ना? पति विचार है तो पत्नी भावना है। हम लोग प्रश्न उत्तर किए हैं, हम लोग लेखक के परिचय किए हैं, सारांश किए हैं, तो हम लोग को पता है, ठीक ना। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है। पुरुष क्या बन जाता है? नारी के गुण सीखते हैं देवता। लेकिन स्त्री राक्षसी बन जाती है, नर सीखती है तो राक्षसी बन जाती है। तो यह कथन किसका है, यानी यह बात किसने कहा था मेरे भाई? तो यह बात कहा था प्रेमचंद्र ने कि जब एक लड़का लड़की के गुण सीखेगा तो वो तो बन जाएगा देवता, जब एक लड़की एक लड़के के गुण सीखेगी तो राक्षसी बन जाएगी। क्लियर है ना? तो ये बात किसने कहा था? प्रेमचंद्र जी ने कहा था। चलो अगला सवाल है जो कि 13 नंबर का सवाल है आपका कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? अंतिम दिनों में, जीवन के मरने वाले समय के दौरान किसने जो थी वो नारी की मेरे भाई साधना की थी? तो गांधी जी ने साधना किया था, है ना। किसने? गांधी जी ने। चलो अगला सवाल है जो कि 14 नंबर का सवाल है, फटाक से आंसर दीजिएगा। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? डेट बताना है, 1920, 1925, 1930 या 1935। अरे यार इसके आंसर अब फटाक से बताओगे ऐसे 1925 में। कब? 1925 में। कब? 1925 में। मज़ा आ रहा है ना? हर चैप्टर में मज़ा आएगा यार, करके तो देखो। जाओ चुपचाप प्लेलिस्ट में और सारे वीडियो देख डालो, मचा डालो एकदम, एग्जाम में फोड़ डालो मेरे भाई, है ना। बुद्ध अय्यर महावीर ने नारियों को कौन सा आशीर्वाद दिया था? अरे भिक्षुड़ी होने का आशीर्वाद दिया था। क्या होने का आशीर्वाद दिया था? भिक्षुड़ी होने का आशीर्वाद दिया था मेरे भाई, है ना। चलो क्या होने का? भिक्षुड़ी होने का। टेंशन मत लो, 3-3, 4-4 बार बुलवा दूंगा ना, याद हो जाएगा इसी वीडियोस में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? नहीं कह रहा है मेरे भाई, नहीं है। उर्वशी, रश्मिरथी, जूठन या कुरुक्षेत्र। चलो 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, है ना। इसमें से जूठन जो है ना मेरे भाई नहीं है। जूठन तो एक चैप्टर ही है ना, आपको पढ़ना है ना। तो ये नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सब तो उन्हें नहीं लिखा था, नहीं पूछ रहा था ना। चलो अगला सवाल है जो कि 17 नंबर का सवाल है मेरे भाई कि प्रेमचंद्र जी के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? अभी ऊपर हम लोगों ने किया ना, राक्षसी हो जाती है। क्या हो जाती है? राक्षसी। एक लड़की लड़के के गुण सीखने लगती है तो राक्षसी हो जाती है यार। बात किसने कही थी? प्रेमचंद्र जी ने। अरे यार मज़े से पढ़ाई करो ना मेरे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जुड़ के देखो, अगर मज़ा नहीं आया ना तो बोलना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? दिनकर जी की नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन आपको फटाक से बताना है। देखो, सदियों का संताप लिखा हुआ था, दरियाई घोड़ा लिखा हुआ था, रसातल यात्रा लिखा है, हमने इंट्रोडक्शन में करा है। परशुराम की प्रतीक्षा नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी जो है सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं जो कि 19 नंबर का सवाल है कि गांधी जी कौन थी?
सॉरी, गांधी जी कौन थे होना चाहिए था, तो यहाँ पर लड़की का सेंस दे दिया गया है, कोई बात नहीं। तो गांधी जी मेरे भाई कौन थे, तो दुर्योधन के गंधारी है ना, गंधारी है, सॉरी मिस्टेक। तो दुर्योधन की माँ थी गंधारी, किसकी माँ थी बताना है मेरे भाई, गंधारी। तो गंधारी दुर्योधन की माँ थी, और अर्जुन की माँ कौन थी, कुंती। याद है ना तुम लोगों को, कौन थी, कुंती थी। क्लियर है। अगला सवाल है जो कि 20 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखो। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शंकर और पार्वती का, है ना, कहाँ दिख रहा है यहाँ पर, शिव और पार्वती, शंकर या पार्वती देगा तो इस तरह से देगा। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, यानी आधा आधा अंग है दोनों का, ठीक है। और प्रेमचंद्र जी थे, प्रेमचंद्र जी क्या थे मेरे भाई, क्या गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे या संगीतकार थे। प्रेमचंद्र जी थे ना, वो कथाकार थे, यानी कथा कहते थे, कथा वाचते थे। तो याद रखना प्रेमचंद्र जी, है ना, कथाकार थे। और इन्होंने ही कहा था कि पुरुष देवता बन जाता है नारी के गुण सीखते ही, और स्त्री राक्षसी बन जाती है। दिनकर जी किस युग के कवि थे, लो क्या सवाल है मेरे भाई। छाया वादोत्तर युग, याद रख लेना, छाया यादोत्तर युग, है ना, क्लियर है ना। अरे छाया याद रख लो ना, याद हो जाएगा, क्यों उतना टेंशन ले रहे हो, क्यों, बस नाम याद रखना। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था, है ना, भारतीय पुरस्कार मेरे भाई। उन्होंने क्या लिखा था, तो उन्होंने लिखा था उर्वशी। क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था उर्वशी, जिसके लिए उन्हें भारतीय पुरस्कार मिला था। सब्सक्राइब किए हो, ये ले लेना पूरा PDF वाला, चाहे हिंदी का पूरा बैच में ले लेना, मात्र 99 रुपये वाला, और ये तुरंत ऑफर बंद हो जाएगा, याद रख लेना, ठीक ना। तो अगर आप सितंबर अक्टूबर से पहले देख रहे हो तो तब तक ही है, वरना बाद में बढ़ जाएगा। युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति, युद्ध और समस्या पे लिखी गई काव्य कृति बताना है मेरे भाई, है ना। तो कौन सा है इसमें आपको दिख रहा है, 24 का ऑप्शन नंबर जो कि लास्ट सवाल है, कुरुक्षेत्र। लो ना यार, युद्ध किस में होता है, कुरुक्षेत्र में। तो सिंपल सा बात है यार, कुरुक्षेत्र, महाभारत कुरुक्षेत्र में ही तो हुआ था ना, कुरुक्षेत्र ही तो उसको कहा जाता था ना, जहाँ पर हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ ये 24 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आए होंगे, मज़ा आया होगा। एक एक चैप्टर कर लो हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके, वैसे ही इंग्लिश कर लो, वैसे ही आपको अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, वैसे ही सारी चीज़ें कर लो। क्लियर है ना। मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियोज़ में, सब्सक्राइब करके जाना और ऐप डाउनलोड कर लो भाई, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक।